Coming next is 6.8 regulation of gene expression. Regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various levels. Considering that gene expression results in the formation of a polypeptide, it can be regulated at several levels. In eukaryotes, the regulation could be exerted at transcription level, formation of primary transcript; processing level, regulation of splicing; transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm; and translational level. Okay. सो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आपका जो जीन है, राइट, जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, वो एट द एंड में इट बी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। तो आपका जो जीन है वो रिजल्ट किस चीज में कर रहा है? लास्ट में एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, राइट। सो यहाँ पर आप जो जीन का एक्सप्रेशन होगा, राइट, उसको आप रेगुलेट कर सकते हो। अब वो कौन से लेवल पे आप कर सकते हो? इन द केस ऑफ यूकारियोट्स वो रहेंगे जैसे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, दैट इज जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है तो उस टाइम ही आप अपना जीन जो है जिस तरीके से वो प्रोटीन को फॉर्म करेगा वहां पर आप उसको रेगुलेट करवा सकते हो, राइट। दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल, दैट इज जो यूकारियोट्स में आरएनए के बाद जब प्रोसेसिंग होती है, एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है स्प्लाइसिंग में, राइट, इंट्रॉन्स को आउट कर दिया जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप अपने जीन एक्सप्रेशन जो होगा उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज है आपका एमआरएनए जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है फॉर ट्रांसलेशन। एंड चौथी चीज है ट्रांसलेशनल लेवल पे, जहाँ पर आपका एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा, तो वहां पर भी। सो पॉइंट ये है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आप जीन का जो एक्सप्रेशन होने वाला है फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगा, उसको आप कहाँ कहाँ आप मीन्स अलग अलग लेवल्स पे रेगुलेट कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट है एंड चारों आपको दिमाग में रखने हैं। वैसे ये ऑब्वियस सी बातें हैं कि अगर आपको अपना जो प्रोटीन है, जो फाइनल आपका रिजल्ट है, उसको चेंज करना है, राइट, उसका कैसा एक्सप्रेशन हो सकता है, उसको आपको अफेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आपके पास 4 स्टेप्स हैं, राइट। वैसे ही ऑब्वियस है कि अगर आपको जो आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है एक पॉलीपेप्टाइड, उसको आपको चेंज करना है, राइट, उसमें आपको चेंज करना है, तो आप इन्हीं चारों टाइम पे लेवल्स पे उसको चेंज कर सकते हो, राइट। कमिंग नेक्स्ट, the gene in a cell are expressed to perform a particular function or a set of function. For example, if an enzyme called beta-galactidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose. And the bacteria use them as a source of energy. Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for the energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta-galactidase. Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological or environmental condition that regulate the expression of gene. Development and differentiation of embryo into adult organism are also a result of coordinated regulation of expression of several set of genes. राइट। सो यहाँ पर प्लीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्या है कि जो भी आपका जीन है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पीलियोट्रॉपी एंड आपका पॉलीजेनिक ट्रेट्स पढ़े थे, तो उसका मीन्स एक पॉइंट ये है कि पॉलीजेनिक में मीन्स बहुत सारे जीन्स जो हैं वो आपका स्किन दे रहा है, राइट, स्किन कलर को डिफाइन कर रहा है। सो देयरफॉर उस जो आपके जीन्स हैं वो क्यों एक्सप्रेस किए जाते हैं? ताकि वो एक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन निभा सके, राइट। जैसे कि आपका ई कोलाई एक एंजाइम को सिंथेसाइज करता है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। ओके, अब इसका काम क्या होता है इस एंजाइम का? ये हाइड्रोलिसिस करता है डाइसेक्राइड की, मींस एक डाइसेक्राइड को 2 मोनोसेक्राइड्स में तोड़ता है, लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, राइट। पॉइंट क्या है, ये बैक्टीरिया जो है इनको सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करता है। अगर इनकेस लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं होगा तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस एंजाइम की जरूरत ही नहीं होगी। सो देयरफॉर ये एंजाइम जब जरूरी ही नहीं है तो वो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोडेज ई कोलाई नहीं करेगी, राइट। सो सिंपल टर्म्स में अगर लिखा जाए एज पर एनसीईआरटी, आपका जो मेटाबॉलिकल, देन फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो रेगुलेट करती है आपका एक्सप्रेशन ऑफ जीन को। सो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि लेट अस से कि आपकी जो गुल्लक है उसमें पैसे हैं, राइट, एंड आप उन पैसों को यूज करना चाहते हो टू ईट समथिंग, राइट। पर पॉइंट ये है कि जब आपके पास आसपास में कोई मार्केट ही नहीं है, कोई मॉल ही नहीं है, कोई शॉप भी नहीं है जिसपे आप पैसा देकर कुछ खाने को खरीद सकते हैं, तो आप
गुल्लक अपनी तोड़ोगे ही नहीं, राइट? गुल्लक खोलोगे ही नहीं कि आप उसमें से पैसे निकाल सको। सो सिंपल एज दैट। रेगुलेट किस तरीके से किया जाएगा ये देखकर कि आपका डिमांड क्या चीज़ की है, राइट? तो अगर आपका जो ई कोलाई है उसके पास लैक्टोज ही नहीं है आसपास में, तो वो एंजाइम को सिंथेसाइज ही क्यों करेगा? ऐसे दे रखा है, राइट? देन उसके बाद आपका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, उसका डिफरेंशिएशन होता है, एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस में भी काफ़ी बार आपका जो एक्सप्रेशन है जीन्स का वो रेगुलेट किया जाता है। In prokaryotes, control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression. In a transcriptional unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by the interaction with accessory protein, which affects its ability to recognize the start sites. पॉइंट क्या है, हमने यूकार्योट्स में आप किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं ये देख लिया, एंड साथ के साथ ई कोलाई का एग्जाम्पल से भी देख लिया, राइट? बट इन द केस ऑफ प्रोकार्योट आपका जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है जब आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, राइट? सो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, राइट? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में जब आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, प्रोमोटर से शुरू करता है अपना काम, तो वो एसेसरी प्रोटीन्स के द्वारा मींस यूज करवाया जाता है, ओके? एंड आपका जो एसेसरी प्रोटीन्स हैं वो प्रोमोटर के ऊपर कहाँ पे ज्वाइन होना है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर्स एंड नेगेटिवली रिप्रेसर्स। पॉइंट सिंपल है कि अगर ये आपके जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं ये आपका अफेक्ट कर सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को, तो ये पॉजिटिवली भी एक्ट कर सकते हैं, मींस उसकी एक्टिविटी को प्रमोट भी कर सकते हैं, एंड नेगेटिवली भी एक्ट कर सकते हैं, मींस उसकी एक्टिविटी को रिप्रेस भी कर सकते हैं, ओके? द accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequences termed operators. The operator region is adjacent to the promoter elements in most operands, and in most cases the sequences of the operator bind a repressor protein. Each operand has its specific operator and specific repressor. For example, LAC operator is present only in the LAC operon and it interacts specifically with LAC repressor only. So here we are, हमने रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि वो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को अल्टर कर सकता है, राइट? एंड सेम गोज विद द सीक्वेंस जिसे ऑपरेटर्स कहा जाता है, जो कि प्रोमोटर एलिमेंट्स के जस्ट साइड में पाए जाते हैं, राइट? एंड ये जो ऑपरेटर हैं, अगर ये सीक्वेंस मीन्स जो ऑपरेटर का सीक्वेंस है अगर वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, मीन्स ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो कि आपका नेगेटिवली वर्क करेंगे आरएनए पॉलीमरेज के लिए, उसके साथ ज्वाइन कर जाता है, तो वो आपका रिप्रेस कर देता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। वन मोर थिंग दैट कोई भी अगर ओपरेन है तो उसका जो ऑपरेटर एंड रिप्रेसर है वो उसी के लिए काम करेंगे, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लैक ओपरेन का। मूविंग फॉरवर्ड टू 6.8.1 द लैक ओपेरॉन। The elucidation of lac operin was also a result of a close association between a geneticist Francois Jacob and biochemist Jacques Monod. They were the first to elucidate a transcriptionally regulated system. In lac operin, here lac refers to lactose. A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes. Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. To name few such examples, lac operon, trip operon, era operon, his operon, वेल एपरॉन एक्सेट्रा। सो दो साइंटिस्ट के कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से, नेमली जैकोब एंड मोनोड, आपको एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम देखने को मिला, राइट? लैक रिफर्स टू लैक्टोज, ओके? एंड एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन जब रेगुलेट किया जाता है किसी एक कॉमन प्रोमोटर के द्वारा एंड कुछ रेगुलेटरी जीन्स के द्वारा, तो उसे कहा जाता है ओपेरॉन, राइट? एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है बैक्टीरियाज में, मीन्स प्रोकार्योट्स में, राइट? एंड देन आपको एग्जांपल दे दिए गए हैं लैक, लैक्टोज, देन ट्रिप, एरा, हिस, वेलिन, ये सब, राइट? Coming next, the lac operon consists of one regulatory gene. The I gene here, the term I does not refers to inducer, rather it is derived from the word inhibitor, and the three structural genes Z, Y, and A. The I gene codes for the repressor of the lac operon. The Z gene codes for beta-galactosidase, beta-gal, which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide lactose into its monomeric units galactose and glucose. The Y gene codes for perminase, which
increases permeability of the cell to beta-galactosidase. The A gene encodes a transacetylase. Hence, all the three gene products in the lac operon are required for the metabolism of lactose. And most operons as well. The genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. Figure 6.14. ओके, नाउ दे हैव डिस्क्राइब्ड लैक ओपेरॉन, राइट। तो हमने क्या पढ़ा कि एक ओपेरॉन क्या होता है, जिसमें एक कॉमन प्रोमोटर रहेगा, रेगुलेटरी जीन रहेंगे जो कि रेगुलेट कर रहे होंगे आपके एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन को, राइट। तो लैक ओपेरॉन में आपका जो रेगुलेटरी जीन है वो आई जीन है। ओके, आई जीन का मतलब यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, आई जीन का मतलब है इनहिबिटर। ओके, सो आई जीन इज द रेगुलेटरी जीन। ओके, एंड आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है वो तीन है, दैट इज सेड, Y and A। तो आई जीन आपका रिप्रेसर के लिए कोड करता है जो कि लैक ओपेरॉन का है, एंड आपका Z कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, एंड उसका फंक्शन आपको पता ही है। वाई जीन जो है वो कोड करेगा परमीएज को, जो कि इंक्रीज कर देता है परमेबिलिटी ऑफ द सेल फॉर द एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइड्स, राइट। एंड जो आपका बचा हुआ ए जीन है वो इनकोड करता है ट्रांसएस्टाइलेज के लिए, राइट। सो देयरफॉर जो आपके स्ट्रक्चरल जीन है तीनों के तीनों Z, Y एंड A, ये तीनों के तीनों मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए काम करते हैं। ओके, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोडेज and it regulates switching on and off of the operon. Hence, it is termed as inducer. In the absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease. Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. Otherwise, lactose cannot enter the cells. The lactose then induces the operon in the following manner. The repressor of the operon are synthesized all the time constitutively from the I gene. The repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. In the presence of an inducer such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by interaction with the inducer. This allows RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds. Figure 6.14. Essentially, regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. So here सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि लैक्टोज इंड्यूसर है। ओके, सो इंड्यूसर क्या होता है? इंड्यूसर एक ऐसी चीज होगी या सबस्ट्रेट होगा जो कि ऑपरेंट को रेगुलेट करेगा, स्विच ऑन करेगा, स्विच ऑफ करेगा, राइट। उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एब्सेंट है तो आपका जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा एंड देयरफॉर वहां पर कोई भी mRNA फॉर्म नहीं होगा। पर वहीं अगर ये इंड्यूसर प्रेजेंट है तो mRNA फॉर्म होगा। सो mRNA फॉर्म कैसे होगा? ये जो है आपका प्रोसेस आपको 6.14 फिगर में बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। सी, जो आपका फर्स्ट आपको एक स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑपरेटर एंड प्रोमोटर के साथ आपका इनहिबिटर जीन आपको दिखा रखा है, उसमें आपका एरो डाल के इनहिबिटर जीन के द्वारा रिप्रेसर mRNA शो किया गया है। देन वो रिप्रेसर बनाएगा एंड देन आपको लिखा गया है रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन O and prevent RNA polymerase from transcribing the operon, right? एंड आपका इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर जो है वो बोल्ड में दिखाया गया है, राइट। सो इसका मतलब क्या है? इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो देयरफॉर आपका जो रिप्रेसर होगा वो जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, सिंपल, राइट। सो इंड्यूसर स्विच ऑफ कर दिया इसने ऑपरेरन का, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट नहीं है। इन केस प्रेजेंट होता है तो वो आपको सेकेंड जो पार्ट है फिगर 6.14 का उससे पता चलता है। देखिए यहाँ पे भी आपका इनहिबिटर जीन है, प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, ZYA शो किया गया है, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर दैट इज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिप्रेसर mRNA फॉर्म हुआ, रिप्रेसर फॉर्म हुआ, बट नाउ इंड्यूसर जो है वो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। अब इंड्यूसर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर जो आपका प्रोटीन होंगे उनको तो इनएक्टिव होना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज आपका जो Z है वो तभी आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, राइट, जो कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को में कन्वर्ट कर देगा लैक्टोज को, जो इंड्यूसर है, राइट। देन आपका जो Y है वो परमीएस बनाएगा दैट विल बी क्रिएटिंग द सेल वॉल परमिएबल सो दैट जो इंड्यूसर है वो सेल के अंदर तक आ सके, राइट। देन आपका A जो है वो ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा जो कि
ऐसा एंजाइम है जो कि टॉक्सिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को निकाल देता है, राइट। सो पॉइंट क्या है कि अगर आपका इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो आपका जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव हो जाता है। ओके, तो अब ये बाइंड तो कर ही नहीं सकता ऑपरेटर के साथ, सो देयरफॉर आपका लैक mRNA फॉर्म होगा। देयरफॉर हमने ये कंप्लीट कर लिया है कि लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है उसके सबस्ट्रेट की वजह से, राइट। एंड ये एक नेगेटिव रेगुलेशन होता है, सिंपल एज दैट। Here it is completed.